यूपी पीसीएस 2025 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और कल के वीडियो में हम लोगों ने कहा था आपसे कि हर सेक्शन की डिटेल एनालिसिस लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज मैं पुनीत पांडे आपके सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेरा सेक्शन है उससे संबंधित क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 9। जो सीरीज हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन टाइप का सवाल है। और पहला असर्शन जो है वो कह रहा है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो भारत विश्व में मोबाइल गेमिंग का, मोबाइल पर, मोबाइल का नहीं है, बात हो रहा है मोबाइल गेमिंग का बाजार है दूसरा सबसे बड़ा। और देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन इंडिया। और भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स हैं। तो ये दो आपके सामने असर्शन और रीज़न जो हैं यहाँ पर दिए गए। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से सही होंगे। तो ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने से के लिए हम देखना चाहते हैं कि ये थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो करंट दोनों उसका का मिला जुला मिश्रण है। और बहुत ही माइन्यूट सी इसमें बहुत ही छोटी सी चेंजेस लाकर इस सवाल की फ्रेमिंग की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सवाल को सॉल्व करें और उनसे यहाँ पर गलतियाँ हों। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो न्यूज़ आती है वो आती है द हिंदू से। और ये जो न्यूज़ है वो कह रही है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट। और ये न्यूज़ आती है 12 नवंबर 2024 की, यानी करंट भी कैसा, 12 नवंबर 2024 का करंट पूछा है। तो दो इस तरह की चीज़ें तैयार करना जो यूपी पीसीएस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत महीन महीन चीज़ें हो गई और बहुत पीछे आपने जाके करंट को पूछा है। ठीक है, तो अगर आपका तैयार है, आपने नोट्स लगातार अपने करंट से की मैगजीन से और अपने न्यूज़पेपर से बनाते रहे होंगे, तब ऐसे जो एस्पायरेंट्स थे उनके लिए ये पहला वाला असर्शन जो है वो उसको करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहा होगा। तो पहला असर्शन जो हमारा है जो कि कह रहा है कि इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, वो आपका सही हो जाता है। अब दूसरा कह रहा है 950 मिलियन इंटरनेट यूजर इन इंडिया। तो भारत में 950 मिलियन यानी करीब करीब 95 करोड़ इंटरनेट के यूजर हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी चीज़ है, दूसरी न्यूज़ है। अब देखिए किस तरह से नोट्स का वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है कि कहाँ कहाँ से चुनकर आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये न्यूज़ है 17 जनवरी 2025 की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के अनुसार 2025 में भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वालों लोगों की संख्या 900 मिलियन क्रॉस करेगी। तो देखिए भाई, इतना कठिन, इतना महीन सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा इतना डीप में जाके, अगर किसी एस्पायरेंट ने पढ़ा भी है कि 900 के आसपास कुछ मिलियन था, 900 था, 920 था, 921 था कि 950 था, तो एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो जो उस प्रेशर होता, प्रेशर कुकर के अंदर सॉल्व करना जो आपको बैठ के करना होता है, उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए भी ये सवाल गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा दिक्कत हो जाती है कि 950 मिलियन था कि 900 मिलियन था। तो एक तो ये बात है कि 900 मिलियन है, पहला वाला तो हमारा सही है और रीज़न जो है आपका गलत है। अब इस तरह से आराम से बैठ के इसको सॉल्व करके इसका एक्सप्लेनेशन देना एक अलग बात है, लेकिन मैं आज इस पेपर को एक एस्पायरेंट की तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको केवल साइंस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, उसे पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, यूपी स्पेशल, सारी की सारी चीज़ों को लेके उसको उसी 2 घंटे के छोटे से वक्त में सारे के सारे क्वेश्चन करने, उसके ऊपर निगेटिव मार्किंग का भी प्रेशर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सवाल है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रैप है। दीज आर द ट्रैप क्वेश्चंस। वीडियो की शुरुआत ही हम लोग कर रहे हैं ट्रैप क्वेश्चन से, क्योंकि इस साल का जो यूपी पीसीएस का जो ये पेपर आया है, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि बच्चों को ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं कि अगर उन्होंने पढ़ा है या तो वो अंदाज़ा लगाएंगे, और अंदाज़ा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर उन्होंने पढ़ा है तो भी उनमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि 900 मिलियन था कि 950 मिलियन था। ये बहुत ही आसपास के नंबर हैं। तो जिसने अपने नोट्स बनाए होंगे और नोट्स में भी वो चीज़ आई हो, क्योंकि डेली जो है 100 तरह की करंट न्यूज़ेज़ आती हैं, तो नोट्स बनाए हैं, उनके मल्टीपल रिवीजन किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाई है, वो तो कहीं जाके इस तरह का
सवाल सॉल्व कर सकता है। बाकी अगर हम कह रहे हैं जनरल वे में अगर किसी ने ठीक ठाक भी तैयारी की है तो इस तरह के सवाल में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मेरा तो आप सभी को एक तरह की एडवाइस होगी कि इस तरह के ट्रैप वाले क्वेश्चन से बचें। कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्वाइप कर दें, इसको ना लगाएं, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपसे हर आदमी यही कह रहा होगा ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन भाई एक एस्पायरेंट की तरह सोच के देखो, जिसको कोई भी मदद नहीं मिल रही, जिसके पास किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, कहीं से वो इस चीज़ को चेक नहीं कर सकता, उसके लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये जो सवाल है इसको मैं कहूँगा कि ये थोड़ा-सा ट्रैप टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज़ ट्रैप। और इसको लगाने के लिए अगर इस तरह के सवालों को तैयार करने के लिए और अगले साल के पेपर की तैयारी के लिए अगर कोई व्यक्ति बैठा है जो आज से फ्रेश तैयारी कर रहा है और इस लाइन और लेंथ के क्वेश्चंस को लगाने के हिसाब से अगर वो अपना तैयारी करना शुरू करेगा तो यहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करना है और इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना कम है, और अगर आ भी गए तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो मेरी एडवाइस यही है कि इस तरह के सवालों से बचें और जो इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको तैयार होने ही चाहिए और जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं, और केवल आप इजी क्वेश्चंस को लगाकर भी एग्जाम में बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, असर्शन तो हमारा सही है, रीजन गलत है, यानी ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी फिर से देखिए असर्शन रीजन, और जब बच्चों के ऊपर दबाव ज़्यादा डालना होता है तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर असर्शन और रीजन क्वेश्चन कठिन नहीं होता। अभी अभी मैं वकालत कर रहा था कि उस तरह के सवालों को छोड़ना चाहिए। अब अगर ये सवाल किसी बच्चे ने छोड़ दिया तो इसका मतलब उसकी तैयारी में खोट है, उसने अपनी तैयारी बिल्कुल निम्न स्तर की कर रखी है। जनरल साइंस का ये सवाल हर बच्चे को आना ही चाहिए और आता भी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। असर्शन रीजन में पूछा गया है, जनरली एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड एज अ मटेरियल इन अ फ्यूज वायर। तो घरों में फ्यूज वायर लगा करते थे, अब इससे पहले जब तक एमसीबी नहीं आई थी। तो फ्यूज वायर क्या करते थे कि जब भी करंट ज़्यादा बढ़ता था और घर में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती थी या हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जलने की संभावना होती थी तो फ्यूज़ उड़ जाता था। पुरानी पिक्चरों में भी फ्यूज़ बहुत उड़ता हुआ दिखाई पड़ता था। तो फ्यूज़ वायर क्या होता है? फ्यूज़ वायर जो बनता है दो चीज़ों से बनता है, लेड और टिन से। ये बिल्कुल 100% सही बात है, इसमें कोई भी इफ़ या बट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 100% असर्शन सही है। रीज़न कह रहा है कि लेड और टिन जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का जो तापमान है, जिसे हम गलनांक कहते हैं, तो इसका गलनांक ध्यान दीजिए, इट इज़ हायर देन एल्यूमिनियम। ये चीज़ अगर जो घर में वायर लगे हुए हैं, या तो हमारे घर के अंदर की वायरिंग जो लगी है वो कॉपर की लगी हुई है, कॉपर के वायर पूरे वायरिंग में पड़े हुए हैं, या फिर जो हमारे घर में इससे पहले जब तक बंच कंडक्टर नहीं लगे थे घर से बाहर, वहाँ पर जो एल्युमिनियम के वायर हुआ करते थे, जिनके ज़रिए बिजली विभाग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता था। तो भाई घर का फ्यूज उड़ जाता था, लेकिन कभी भी एल्युमिनियम का वायर नहीं पिघलता था, कभी भी घर में कॉपर का वायर नहीं पिघलता था। इसका मतलब ये देर में पिघलने वाली चीज़ हैं, हाई टेम्परेचर पर, और जो फ्यूज़ वायर है वो लो टेम्परेचर पर पिघल जाता है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और एल्युमिनियम और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जो आपका फ्यूज़ वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम बात करते हैं एल्युमिनियम का तो इससे 3 गुना ज़्यादा, करीब करीब एल्युमिनियम का 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और जब हम कॉपर की बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो 1000 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास। तो इसका मतलब है कि कॉपर और एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और उनकी रक्षा करने के लिए सर्किट में करंट ना के बराबर फैले, इसलिए जो हमारे जो फ्यूज़ वायर होते हैं, जो फ्यूज़ वायर होता है जो कि हमारा टिन और लेड, यानी कि सीसा, टिन और लेड का मिश्रण होता है, उस वो जो है जल्दी से वो पिघल जाता है और हमारे सर्किट की सुरक्षा का कार्य करता है। तो इसका मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका असर्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही है और 100% श्योरिटी के साथ आपको करना है, और रीजन जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो फिर से इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो देखिए, एक तरफ हर हालत में वो सवाल ट्रैप से बचना है और दूसरा इसको हम कहते हैं प्राइस क्वेश्चन,
ये आसानी से होने वाले सवाल हैं। इनको एकदम सामान्य तैयारी किया हुआ बच्चा भी इसको आसानी से कर सकता है और उसको करना भी चाहिए। अगर इस तरह के सवाल आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होने वाला है। और सही कहें तो सिलेक्शन की संभावना जो है नगण्य हो जाती है, क्योंकि ये सवाल लगभग हर बच्चा करेगा और इन्हीं सवालों में जो ज़्यादा सवाल कर ले जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के अटेम्प्ट कर ले जाएगा, गलत कम से कम करेगा, अल्टीमेटली देखेंगे आप कट ऑफ के पास वो पहुंच जाएगा और कट ऑफ को ब्रीच भी कर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। फ्यूज वायर हमने देख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पराली, स्टबल बर्निंग। और स्टबल बर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट में भी पूछा जाता है और इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। ये तैयारी का कौन सा लेवल होना चाहिए, जो कि एक एस्पायरेंट की तैयारी का क्या लेवल होना चाहिए जो इस तरह के क्वेश्चन को कर सके। तो ये तैयारी का लेवल है मीडियम। पहला वाला जिससे पहले जो फ्यूज वायर था वो तो लो लेवल की तैयारी का है, ये है मीडियम लेवल की तैयारी पे। तो देखिए भाई, जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था पूसा डिकम्पोजर नाम का, ठीक है, बायो डिकम्पोजर बनाया था जिसका नाम तो रखा गया था पूसा डिकम्पोजर। और पूसा डिकम्पोजर के बारे में बात की गई, ये बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है टू कन्वर्ट स्टबल इनटू मैन्योर। तो पराली को खाद में बदलने के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त लिखा है, ये मुफ्त होना चाहिए, ठीक है, कमीशन से मिसप्रिंट हो गया है। तो पहली चीज है मुफ्त में ये उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो जिन्होंने भी बायो डिकम्पोजर या जिसका ब्रांड नेम है पूसा डिकम्पोजर, पूसा इंस्टीट्यूट ने उसको बनाया है, उसमें कई सारे फंगस का मिक्सचर है, कैप्सूल के फॉर्म में आता है, गुड़ और पानी के सोल्यूशन में इसको घोल कर तैयार किया जाता है, 5-7 दिन के लिए रख दिया जाता है, फंगस इसमें डेवलप हो जाता है। फिर इस सोल्यूशन को पराली पर, जो हमारी पराली होती है जिसको आमतौर पे किसान क्या करते हैं, जला देते हैं, ये जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो फसलों का अवशिष्ट है, इसके ऊपर उसका छिड़काव कर देते हैं। इसके अंदर पैक्टीन और सेलुलोज, जिनसे ये पराली का निर्माण हुआ है, ऐसे पदार्थ को नष्ट करने वाले फंगस, यानी कि जो आपकी कह सकते हैं कि जो फफूंद होती है, जो कवक होते हैं, उनके स्ट्रेन्स पाए जाते हैं और कुछ ही दिनों में ये फंगस जो है पूरी की पूरी पराली को सड़ाकर नष्ट कर देती है और खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। तो ये आपका जो इसका सवाल का जो जवाब हो जाएगा उस पर चलते हैं। तो पहला है जो क्वेश्चन है, पहला असर्शन जो है, स्टेटमेंट वन कह रहा है बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स टू हेल्प कन्वर्ट स्टबल इनटू मैन्योर। और दूसरा कह रहा है इट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ सेवरल फंजाई। तो देखिए ये थोड़ा सा अब मामला इसमें से फंस रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, फार्मर्स को परचेज करना पड़ता है, लेकिन कुछ मात्रा में किसानों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है। अब ये आ गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये वाले जो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है, इतना ज़्यादा जो है कमीशन टफ नहीं जा सकता। ये पहला वाला स्टेटमेंट वो सही मानेगा कि हाँ भाई ये किसानों को दिया जाता है, क्योंकि स्टबल को मैन्योर में बदलने के लिए, और कुछ किसानों को दिया भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा है द बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड यूजिंग मिक्सचर ऑफ सेवरल फंजाई। तो ये भी आपका 110% सही है कि ये जो है आपका फंजाई का जो मिश्रण है वो कई कई फंजाई के मिश्रण जो है इन कैप्सूल्स में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो मेरे हिसाब से बोथ 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है, दोनों 1 या 2। अब कमीशन का दिमाग एकदम से फिर जाए और कह दे कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसमें पैसे हम लेकर तब देती है गवर्नमेंट, तो ये फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे कि ये कमीशन ने इसका आंसर सही क्या माना। फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अगर नहीं मानता है तो फिर ये इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 और 2। और अगर इसका जो केवल सेकंड मानता है तो केवल हो जाएगा उसका ऑप्शन ओनली 2, ठीक है। तो ये एक तरह का 50-50 नहीं तो नहीं कहेंगे, 95-5% वाला, यानी कि 95% चांसेस हैं इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होना चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्रोनोलॉजी पूछी गई है। इस तरह के सवालों को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अपने पर्टिकुलर जनरल जो आपके करंट्स होते हैं, करंट की न्यूज़ है उसके नोट्स नहीं बनाए, वो इस तरह के सवालों को नहीं कर सकता, सीधी सी बात है।
करंट के न्यूज़ नहीं, अगर आप अपने नोट्स तैयार किए हैं, अपने हाथ से वो डेट्स नहीं लिखी हैं, तो फिर वो आप उस सवाल को करने की जो क्षमता है 80% चांसेस है कि आप सवाल गलत ही करके आओगे। ठीक है, तो अगर नहीं बनाए नोट्स और नहीं कभी पढ़ा है तो अंदाज़ा मत लगाइए, क्वेश्चन को हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और आगे बढ़ जाइए। इसी में खैरियत है। ठीक है, इसी में जो है अपना निगेटिव नंबर बचा लोगे, क्योंकि ये तो सवाल ऐसे होने वाला नहीं है। खैर, जो क्वेश्चन है वो उसके हिसाब से अलग अलग तरह के मिशंस हैं, उनकी लॉन्च डेट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 आपका लॉन्च हुआ है 14 जुलाई का। ठीक है, उसके बाद आता है आदित्य L1। आदित्य L1 आपका लॉन्च हुआ है 2 सितंबर को। अब देखिए, पहला ऑप्शन है 3, ए का 3 है, तो ये रहा आपका ए का 3। दूसरा है बी का 1, ए का 3, बी का 1। देखिए कितना कट ऑफ बना रखा है कमीशन ने, कि क्योंकि आदित्य L1 और चंद्रयान बहुत मेजर मिशन थे, तो 90% बच्चा जिसका तैयार भी होगा उसे ये दोनों मिशन याद होंगे कि हाँ यार 14 जुलाई को तो चंद्रयान लॉन्च किया गया था और आदित्य L1 भी बड़ा मेजर मिशन था। जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तो उसके थोड़े ही दिन बाद सितंबर में लॉन्च कर दिया गया था। इतना तक तो मेमोरी साथ देती है। फिर आते हैं छोटे मिशन, जैसे कि इनसेट 3DS। इस मिशन के बारे में किसी को याद रहे तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, और जिसने भी इसको याद करने की तैयारी की बड़ी मेहनत कर रखी है, बड़ा टाइम वेस्ट किया है अपना। तीसरा है इनसेट 3DS। अब इनसेट 3DS जो है ये लॉन्च हुआ था 17 फरवरी को। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एनर्जी बहुत है, अगर आपको तैयारी करनी है, खासकर अगर आप नई नई तैयारी करने में के फील्ड में उतरे हैं भैया, इस तरह का क्वेश्चन अगर तैयार करना चाहोगे तो हज़ारों तरह के मिशंस हैं। अभी तो ये 4 अभी नए हैं, हो सकता है कि अगली बार जो है सन 1999 के मिशंस की डेट दे दे। तो भाई इसको तैयार करने के लिए एनर्जी, टाइम बहुत ज़्यादा होगा और फ़ायदा बड़ा कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो प्रणाम करो और आगे बढ़ो। और चौथा है RLB लेक LEX-01, और इसकी जो डेट है वो है 2 अप्रैल 2023। तो ये इस तरह से आपके जो है 4 ऑप्शन बनकर तैयार होंगे। ये पेपर जो कमीशन ने बनाया है ट्रैप की तरह बना रखा है। देखिए अगर अंदाजा भी लगाए 3131 पता भी है तो 42 होगा कि 24 होगा, यहाँ तो मामला फंस जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, चंद्रयान 3, आदित्य L1 1, इनसेट 3D इसका हो जाएगा 17 फरवरी 2024, और RLB LEX-01 इसका है 2 अप्रैल 2023। यानी कि 4 में से 3 मिशन जो है आपके वो आपके लॉन्च हुए हैं कब, 2023 में, जबकि एक मिशन है लॉन्च हुआ है 2024 में। और जो लास्ट मिशन जो 2024 में लॉन्च हुआ है वो भी 2024, आज से करीब करीब 1.5 साल पहले। इतने पुराने मिशंस के बारे में, डेट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई मेरी तो सलाह रहेगी कि छोड़िए और अपने नंबर्स बचाइए। ठीक है, और सिलेक्शन के करीब पहुंचिए। अभी आप कह रहोगे सर तो सारे क्वेश्चन छोड़ने को कह रहे हैं, सिलेक्शन होगा कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमेशा जो है किसी भी सेक्शन में अगर आप जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं टफ नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम कहते हैं ब्रेक इवन, कि वो क्वेश्चन लगा लिया तो फ़ायदा है, नहीं लगाया तो नुकसान ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लिए डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया गया है, एग्जामिनर ने इसीलिए डिज़ाइन किया कि कुछ भी कर लो, गलत तो हम करवा कर ही छोड़ेंगे। तो 100 में से 99 बच्चों का गलत होगा, और जिन 99 का गलत होगा, जो अटेम्प्ट करने की गलती करेंगे, वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये उसी तरह के ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला नहीं करें, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे जो अपनी रेंज में है। तो ये है क्वेश्चन वो। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो जनरल साइंस नहीं आती, एकदम बेसिक कुछ सवाल है। तो हर सवाल किया नहीं जाता और हर सवाल, कुछ सवाल छोड़े नहीं जाते, उसी में से ये है। सिल्वर आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, और 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि जो चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों बाद ब्लैक हो जाती हैं, खासकर कब, जब वो हवा में रखी जाती हैं। सभी को पता, ज़्यादा इस पर डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, हाँ ऐसा होता है। और दूसरा कह रहा है ये ऐसा इसलिए होता है कि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, जब हवा में वो रिएक्शन होती है तो वो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। तो देखिए जो चांदी होती है दैट इज सिल्वर, और सिल्वर को हम एजी अर्जेंटीनम एजी कहते हैं। हवा में गैस पाई जाती कम मात्रा में, अल्प मात्रा में गैस मिलती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S कहा जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर से रिएक्शन करती तो ये ब्लैक कलर की पतली सी फिल्म या लेयर बना लेती, और इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो इसका मतलब ही सही हो गया कि हवा में रखोगे चांदी की वस्तुएं
तो वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, ऑक्सीजन भी है, इस वजह से सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा और ब्लैक कलर की हमारी चांदी की वस्तुएं हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो हमारे जो स्टेटमेंट्स थे दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है और सिल्वर सल्फाइड बनता है, इसकी वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों सही हैं। ये वाले सवाल गलत नहीं होने चाहिए 100%। और ऐसे सवाल जो है लिमिटेड होते हैं, इसका क्वेश्चन बैंक लिमिटेड होता है, मल्टीपल रिवीजन कर लेते हैं अगर हम, तो फिर ये तो गलत होने ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल गलत नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इफ़ या बट नहीं है, ये आपको करना ही करना है हर हालत में। सिलेक्शन लेना तो करना है, वैसे ही ये सवाल है। अब देखो क्वेश्चन मिलने लगे जो कि हमें करने ही करने। दूसरी चीज़ है, क्वेश्चन कह रहा है, फिर से दो स्टेटमेंट है कि बेकिंग सोडा के बारे में पूछ रहा और कह रहे हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसका यूज जो है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, यानी अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो बेकिंग सोडा वाले भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। और अगर आपने जनरल साइंस पढ़ी है, किसी भी किताब से कोई भी पतली जनरल साइंस की बुक अगर आपने खरीदी है, तो उसमें जो है इसके बारे में ज़रूर लिखा होना चाहिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो हम बेकिंग सोडा के तौर पे यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, नीचे बेकिंग सोडा का सोल्यूशन भर लेते हैं और उस पर एक बॉटल होती है जिसका नाम होता है, जिसमें डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड नहीं, पतला डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है, कांच की बोतल में होता है। जब तक ये सल्फ्यूरिक एसिड कांच की बोतल में है तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती। जब भी आग लगती है तो इस बोतल को पूरा का पूरा जो सिलेंडर है इसको ज़मीन पे रख के पटका जाता है और पटकने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है टूटकर मिक्स हो जाता है, किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से ढेर सारी एक नई गैस मिलती है, निकलती है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और यही गैस जो है क्या काम करेगी, यही गैस जो है आग को बुझाने में हेल्प करेगी। तो मिल गया जवाब। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या जवाब क्या था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सही है, इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। बहुत इजी सवाल है और आसानी से इसको करना ही चाहिए था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैंने बताए कि नहीं करने चाहिए थे और ये क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ने चाहिए थे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए ये वाला सवाल है, फिर से कैसा है, देखिए झड़ी लगी हुई है सवालों की, जो बहुत इजी कैटेगरी के सवाल है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों की संख्या ज़्यादा होती है। वो कमीशन जो है कोशिश करता है कि जो हड़बड़ी वाले बच्चे हैं और जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं उनको हटाओ, किनारे लगाओ, और जो अब समझदार हैं, ठंडे दिमाग वाले हैं, उनको अंदर लो। तो ये देखो वैसे ही है। रक्त पहला है स्टेटमेंट, फिर से है, ब्लड के बारे में पूछ रहा है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। दूसरा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो देखते हैं इनमें दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो हमें पता है ब्लड यानी कि जो रक्त में दो हिस्से मेजर होते हैं। पहला हिस्सा दैट इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्ध पारदर्शी हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे हम तरल पदार्थ होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तरल कितना परसेंट होता है, ये होता है ब्लड में 55%। बाकी का 45% में तीन तरह की सेल्स होती हैं, जो सारे बच्चों को पता होगी, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। ये तीन तरह की सेल्स जो होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग अभी सवाल में थे कि कौन कौन सी चीज़ें, पहला स्टेटमेंट ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, बिल्कुल सही हो जाता है। और ये तो हर छोटे बच्चे को, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पता है कि जो हमारा ब्लड है वो किस वजह से लाल होता है। तो जो हमारी आरबीसी है, ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के सेंटर में, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, इसके सेंटर में एक मेटल मिलती है जिसका नाम है आयरन। आयरन का कलर कैसा होता है, लाल होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और हीमोग्लोबिन मिलता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और इसी वजह से ब्लड भी कैसा होता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2। देखो कितना इजी सवाल है। तो इस तरह के सवाल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतने होते हैं कि कट ऑफ क्लियर कर जाओ।
कट ऑफ से नीचे क्यों गिरते हैं? कठिन वाले सवाल लगा लेते हैं, ट्रैप वाले, और ट्रैप वाले आपको क्या करते हैं, कट ऑफ के नीचे लेके चले जाते हैं। तो ट्रैप हर सेक्शन में ट्रैप होगा, हर सेक्शन में ट्रैप होगा, और वो ट्रैप जो है वो आपको नीचे कट ऑफ से ले जाएगा। उन सवालों को सॉल्व करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। और इस तरह का पेपर बना दिया कमीशन ने, इसमें तो भला होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो इस ऐसे पेपर जब आते हैं तो बहुत संभल के चलने की जरूरत होती है। तब नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। अब ये कैसा सवाल है, इसको सही करना है गलत करना है? भाई सिंपल सी बात है, ऐसा सवाल ये इजी वाले हैं, इसको तो करना ही करना है। बायोगैस, बायोगैस जो होती है पहले देख लेते कैसे बनती है। तो देखिए अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि गाय भैंस के शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, गोबर वगैरह, फसलें वगैरह हैं, वेस्ट वाटर है, मलजल है, सब्जी वगैरह के छिलके, इनको हम एक टैंक में डाल देते हैं। टैंक में डाल के पानी के साथ मिक्स कर देते हैं, उसमें पाए जाते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एनारोबिक, अनॉक्सी, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जिंदा रहते हैं बैक्टीरिया, नहीं तो ये काम करना बंद कर देते हैं और ये मर जाते हैं। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, AR, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया में कभी भी रेस्पिरेशन होगा, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। यहाँ जो टैंक में बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम है मेथनोसोमोनास, टेक्निकल नाम है, या मेथनोसोमोकोकस। अब इसमें से हटा देते हैं सारे कोकस और सोमोनास, तो सीधी बात है मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। यानी ये बैक्टीरिया कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मेथेन। सांस और जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसकी वजह से कौन सी गैस निकल रही? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी टैंक में जो मिक्सचर पैदा हो रहा है वो किस चीज का मिक्सचर पैदा हो रहा है? मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर पैदा हो रहा है। और ये सवाल क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो ये जो गैस है इसका नाम है बायोगैस, और बायोगैस में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो पहला हो जाएगा मेथेन और दूसरी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितनी इजी बात है। इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर वगैरह को अगर हम अलग कर दें तो इसी की वजह से इससे हम फ्रेश एकदम प्योर मेथेन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को कंप्रेस कर देंगे, अगर दबा देंगे तो हमारे पास एक नई तरह की गैस आ जाएगी जिसका नाम बायोमेथेन है, या जिसे हम आजकल कंप्रेस बायोगैस CBG कहते हैं। ठीक है, उसका यूज़ हम कार वगैरह में आजकल करना शुरू कर चुके हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि सिंपल सा सवाल था कि जो हमारी बायोगैस है उसमें क्या क्या पाया जाता है? मेथेन होगा और दूसरी क्या चीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज़ों का वो मिक्सचर होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इजी सवाल करना ही करना है। नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ट्रैप क्वेश्चन है, ट्रैप तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कैसा है, टफ सवाल है, कठिन सवाल है, बहुत कठिन है, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन के आने के बाद एक नया दरवाज़ा खुल गया है। इस तरह के इस क्वेश्चन आने के बाद एक नया डोर ओपन हो गया, जहाँ से अभी तक कमीशन सवाल नहीं पूछता है। वो डोर है क्लासिफिकेशन और एनाटॉमी, और ये दरवाज़ा अभी कई सालों से बंद था। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया वो दरवाज़ा ओपन हो गया। तो एक पेंडोरा बॉक्स है, चलो देखते हैं। पहला तो स्टेटमेंट एकदम देखते ही सब लोग खुश हो जाएंगे। केचुए क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और इसीलिए किसानों का मृत्यु कहते हैं। 110% कैसा है? सही है। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ वाला है। इसमें केचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? इसमें लिखा है 2 जोड़ी हार्ट पाए जाते हैं। अब अगर आपने पढ़ा है कितने जोड़ी हार्ट पाए जाते हैं, 1 2 4 10, तब तो आप कर लोगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, गेस करोगे। गेस करोगे 50% हमेशा सही हो सकता है, 50% हमेशा गलत हो सकता है। तो 2 जोड़ी हार्ट पाए जाते हैं कि 4 जोड़ी? चलो देख लेते हैं कितनी जोड़ी हार्ट उसमें केचुए में पाए जाते हैं। तो देखिए आपका जो अर्थ फॉर्म होता है, मैंने कहा ना एनाटॉमी का रास्ता खोल दिया। तो भाई जब ये रास्ता खुलता है ना, तो कैसे भी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके बताऊंगा कि इसको और भी ज्यादा कठिन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका चैम्बर है, सेगमेंट्स होते हैं केचुए में। सेगमेंट नंबर 7 8 में नहीं, 7 9 10 11 12 और 13, ये ऐसे सेगमेंट्स हैं। केचुए की बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होती है, कई सारे सेगमेंट या खंडों में बटी होती है। टॉप से आगे से गिनना शुरू करेंगे तो खंड नंबर 7 9 11 12 13 और 14, ये कुल 12 और 13, 14 नहीं, कुल मिला के कितने हो गए? 5।
5 सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें 5 हार्ट पाए जाएंगे। किधर की तरफ? दाईं तरफ। 5 ऐसे ही किधर पाए जाएंगे? बाईं तरफ। तो कितनी जोड़ी हो गई? 5 जोड़ी हार्ट पाए जाते हैं। अब अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको इसको करना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, गेस करेंगे कि क्या करेंगे। अगर मैं आपकी जगह होता और मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं इसको छोड़ देता। मैं कहता नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, पता नहीं 2 होते हैं कि 10 होते हैं। जरा अर्थवर्म का नाम बदल देते हैं, इसकी जगह एक शब्द यूज कर लेते हैं, लीच। जोक में कितने होते हैं? कितनी जोड़ी हार्ट होते हैं? ठीक है। मिलीपीड में कितनी जोड़ी हार्ट होते हैं? सेंटीपीड में कितनी जोड़ी हार्ट? कोई 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 अंत है इस चीज का? कितने भी सवाल बना लो। तो भैया पढ़ा है तो करो। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद, गूगल करने के बाद अब आपको पता है कि 5 जोड़ी हार्ट थे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 5 जोड़ी हैं, 3 जोड़ी हैं, 2 जोड़ी हैं, तो जो भी आपको समझ में आ रहा है आप करोगे तो गलती की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सवाल जो है दिखने में बहुत सरल, सीधा साधा सा सवाल लग रहा है, लेकिन ये तभी आप कर सकते हैं इस तरह के सवालों को जब आपने उन्हें पढ़ा हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। हाइड्रा एक चीज़ होती है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन है, हाइड्रा में कितनी तरह की दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की, 5 तरह की या 1 तरह की? अब तो ये अपने आप में ये हुआ ना, क्वेश्चन बना दिया यूपीपीसीएस ने कि हाइड्रा में कितनी प्रकार की दंश कोशिकाएं होती हैं। मैंने कहा ना, क्लासिफिकेशन और एनाटॉमी का नया रास्ता खुल गया। कितने भी सवाल बनाओ। तो इससे अच्छा है कि अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ो। ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे लोग क्लेम करने को तैयार हो गए कि ये नोट्स में है, ये ऐसा है, वैसा है। तो भैया अगर आप ये नोट्स में पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सा या तो किसी किताब में कहीं फैक्ट के रूप में पढ़ा हुआ और आपके नज़र कर चली गई, आपने कर लिया। अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आपका जनरल साइंस जो है वो कम से कम 12-14 महीने चलेगा। ठीक है। 2 साल इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता, तब जाकर ये चीज़ें बच्चों को थोड़ी बहुत आ पाती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है, बहुत माइन्यूट, बहुत गहराई के अंदर की चीज़ पूछी गई है, कितनी जोड़ी हार्ट होते हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप है, लेकिन हाँ, अगर नहीं आता है तो वो उस एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर कुकर में गलत होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। आप अपने हिसाब से करिएगा इसको, इस तरह का सवाल अगर आएगा। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ओनली 1, तो ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये सवाल 110% करना ही करना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। इस तरह के सवाल नहीं छोड़े जाते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज ये है। हाँ, यही रहा। तो ये कह रहा है डॉल्फिन और वेल्स ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स। तो डॉल्फिन और वेल्स जो हैं वो ब्लो होल्स नाम के छिद्रों के जरिए सांस लेते हैं। दूसरा, केचुए अपनी स्किन से सांस लेते हैं। अब ये कहोगे सर ये भी तो क्लासिफिकेशन का हो गया। नहीं भाई, ये क्लासिफिकेशन का नहीं है, जनरल वाली बात है। ठीक है। रेस्पिरेशन नाम का चैप्टर होता है, सबको पढ़ाया जाता है कि मछलियाँ गलफेड़ों से सांस लेती हैं, इंसान फेफड़ों से सांस लेते हैं और केचुए जो हैं गलफेड़ों से सांस लेते हैं। ये जनरल सवाल है, क्योंकि ये जनरल वाले रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती करनी नहीं है। ये रही आपकी डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली होती नहीं है, डॉल्फिन होता है मैमल, यानी कि स्तनधारी। जैसे गाय भैंस होता है वैसे डॉल्फिन है। बस अंतर क्या, पानी के अंदर रहती है। गाय किससे सांस लेती है? फेफड़ों से। डॉल्फिन आज रहने लगी कहाँ? पानी के अंदर, लेकिन अभी भी कहाँ सांस लेती है? फेफड़ों से। और फेफड़ों से सांस लेने की नहीं, गिल्स है नहीं, कहाँ आना पड़ता? पानी से बाहर। और बाहर आने के बाद ये टॉप पर एक होल होता है जिसको हम ब्लो होल कहते हैं। ब्लो होल के जरिए ये सांस लेती है। ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, जिसे मैंने कहा कि हर तरह की रेस्पिरेशन का चैप्टर उठाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। कि जो अर्थ फॉर्म है वो कैसे सांस लेते हैं, वो अपनी स्किन से। स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, नम होती है। और इसी नम स्किन से डिफ्यूजन यानी विसरण की विधि के द्वारा बाहर से हाई कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन बॉडी के अंदर और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है। इसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन। तो केंचुओं में होता है त्वचीय श्वसन। सही है, सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए। और दूसरा, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन सांस लेती हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे मैमल्स जो है पानी में रहने वाले, ये किससे सांस लेते हैं? ये सांस लेते हैं ब्लो होल के जरिए। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही आ जाएंगे। इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। और ये वाला सवाल करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज आर लाइटर देन एयर?
हवा से हल्की हैं। कौन कौन सी हल्की हैं? हीलियम सबको पता है हल्की है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। इस पे तो अगर कोई सस्पेंस बनाया जाए तो गलत बात है कि इसमें सस्पेंस बनाया जा रहा है। हीलियम सबको पता है, हाइड्रोजन के बाद नंबर 2 हीलियम है, और हीलियम हल्की होती है इसलिए प्लेन्स के टायर में भरी जाती है, सारे बच्चों ने पढ़ा है। मामला यहाँ फंस रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कौन सी भारी है कौन सी हल्की है? मैथमेटिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है इंटरमीडिएट में, अगर पढ़ी है मॉलिक्यूलर वेट याद है, मॉलिक्यूलर वेट अगर रखकर तैयार कर सकते हो, और हवा का मॉलिक्यूलर वेट पता है, हवा का आणविक भार पता है, कितना होता है हवा का अणु भार, अगर आपको पता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने पूछा और आपको नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर पता है तो गैस करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर एक मैं चेंज कर देता हूं, इसी सवाल को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, और यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की जगह एक नई गैस डाल देते हैं, अमोनिया। कुछ भी रख सकते हैं, अमोनिया रख सकते हैं, फॉस्फीन रख सकते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड रख सकते हैं, दुनिया भर की गैस है, कोई भी रख दो, क्वेश्चन ही तो बनाना है। तो फिर अब मामला देखो फंसने लगा, क्योंकि अमोनिया हल्की है भारी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो गूगल कर रखी हैं, क्योंकि आप में से बहुतों ने पेपर तो मिलाया होगा, मिलाने के लिए गूगल किया होगा। अब देखो क्वेश्चन बदल गया। तो यही चीज़ जो है, जो नॉवेल क्वेश्चन सामने आता है ना, जब सामने वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पे पेपर पलटोगे और अचानक से सामने दिखेगा, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, पढ़ा है तो अच्छी बात है, करो, नहीं पढ़ा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी कि 3 नंबर तो हल्की है। पूछ रहा है कौन सी लाइटर है, तो 3 नंबर लाइटर है। अब देखो 3 नंबर किसके साथ है? 3 नंबर है ओनली 3, एक है बी है और डी है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, अब इसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भारी हो सकती है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड तो 110% सल्फर 16 नंबर पे आता है। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, है ना, फिर आता है सल्फर 16 नंबर पे है। सल्फर ठीक ठाक मॉलिक्यूलर वेट है। डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये भारी गैस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई भारी गैस। अगर ये वाली भारी गैस है तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 के साथ 3 नहीं आएगा, तो कौन सा हो गया? ओनली 3। इस तरह से तो कर सकते हैं, डुएबल क्वेश्चन है, किया जा सकता है। लेकिन सही तरीका क्या है कि आपको जो है मॉलिक्यूलर वेट आने चाहिए। पहली बात तो पता हो कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हवा का, आगे के लिए, अभी का तो हो गया, आगे कभी आ गया कुछ क्वेश्चन तो कितना है? एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है करीब करीब 29, हवा का 29। अब जिस भी गैस का हवा से ज़्यादा है, 29 से ज़्यादा, वो भारी गैस, बाकी कैसी है? हल्की। तो हम देख रहे हैं HCl गैस है, इसका कितना है? 36, हवा का है 29 के करीब, ये है 36, कैसी हो गई? HCl भारी गैस। दूसरी हवा का 29 और सल्फर डाइऑक्साइड का 64, जैसे मैंने बताया था, कैसी गैस है? भारी गैस। केवल हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है? हवा से कम है। तो अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं और आपने साइंस बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ी है, मॉलिक्यूलर वेट किसके क्या है नहीं पढ़े, पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ है, हीलियम कहाँ है, लिथियम कहाँ है, सल्फर कहाँ है, गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें केवल एक ही आपको उपाय है, एलिमिनेशन से ही इस तरह का सवाल लगा सकते हैं कि भाई हीलियम तो बहुत ज़्यादा हल्की है और सल्फर डाइऑक्साइड लगता नहीं, और वो भी कब? पीरियोडिक टेबल में अगर याद है, हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, और तब सल्फर आता है। यानी मॉलिक्यूलर वेट ठीक ठाक होगा, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा भारी हो जाएगी, तब जाके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो अगर जिसको अता पता ही नहीं है, जिसको सेंस ही नहीं है, वो तो उसके लिए वो हीलियम के साथ क्या कर ले जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड भी। और अगर हाँ, मैंने जैसे कहा था कि मैंने क्या कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को हटा के इसकी जगह क्या ले आए थे? अमोनिया। तो अब की बार 2 गैसेस हो गई। अमोनिया भी क्या है? आपके जो जो हवा है, हवा से हल्की गैस है, सही है। तो देखो इस तरह से आराम से धीरे से एक कोई भी ऑप्शन को चेंज करके क्वेश्चन की का लेवल को ट्विक किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं। जितने ज़्यादा आप समझदार हैं, जितनी ज़्यादा आपकी उम्र है, उससे ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वहाँ पर पेपर को सेट कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बीत गई है पढ़ाने में, पढ़ने में और पेपर को सेट करने में। और बच्चा किस जगह पे गलती करेगा, कमीशन में जो पेपर सेटर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। इसलिए गलती ना करें, क्योंकि आपके पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आराम से लगाएंगे और आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन हम इस तरह से इसलिए लगवा रहे हैं कि जो भी गलत हो गए हैं
वो ठीक है गलत हुए। ठीक है, अगर आप फ्रेश तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हो गई है तो आगे के लिए किस तरह से उस गलती को, वैसी गलती दोबारा ना हो। ठीक है, स्ट्रेटजीज चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल आना चाहिए सर कि नहीं आना चाहिए, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये सवाल छोड़ दिया इसका मतलब तैयारी नहीं की है। बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए, कहते हैं क्या, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है। 99% बच्चा जानता है, दो ही तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। ये सबको पता है। ठीक है, तो ये तो आना ही चाहिए। बाकी के जितने भी एंजाइम है वो स्टमक में नहीं निकलते हैं। तो पहला एंजाइम है आपका कौन सा हो गया, दैट इज नोन एज, पहला एंजाइम है पेप्सिन। कहां से निकलता है, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वहीं पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जितने भी डीएनएरेज, ठीक है, आरएनएज, न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले एंजाइम जितने भी हैं, ठीक है, टाइलिन है वो सलाइवा में निकलेगा। तो हमें सबसे क्या मतलब, हमें इतनी सी बात बताइए कि पेट में कितने निकलते हैं। पेट में निकलते हैं दो, कौन कौन से, एक है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। रेनिन भी बड़े लोगों के जो एडल्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में निकलता नहीं है, तो केवल कितना बचा, एक। और बस वही याद है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपको याद होगा, और याद होगा तो ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 3। केवल पेप्सिन निकलता है। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आपके नोट्स कॉपी में लिखा होना चाहिए, वो होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और ये बहुत टफ सवाल नहीं, आराम से होने वाला सवाल है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी सवाल, अब इसको करंट बोल लीजिए, साइंस बोल लीजिए, जो भी कहना चाहिए आप आराम से इसको कह सकते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का है। अब ये सवाल डिस्कस करना ही समय की बर्बादी है। इतने दिनों से युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन में, इजराइल में, दुनिया भर, और इजराइल और ईरान में। सबको पता है आयरन डोम के ज़रिए, जैसे अपने इंडिया में आकाश मिसाइल सिस्टम था, और S-400 मिसाइल सिस्टम से हमने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स से अपने देश की रक्षा की। सेम टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसके पास है, इजराइल के पास है। और ये सही जवाब है, इसका हो जाएगा केवल 3। तो ये क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसकी बड़ी सारी इमेजेस वगैरह, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने देख रखे हैं टेलीविज़न पर, जब फिलिस्तीन में वार हो रहा था और खासकर ईरान ने हमला किया था इसराइल पे। तो आयरन डोम सिस्टम है, जब भी कोई रॉकेट वगैरह फायर किया जाता है, रडार उस रॉकेट को ट्रैक करता है, रॉकेट या मिसाइल को, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल भेज दी जाती है, और दोनों मिसाइलें आपस में टकराकर नष्ट हो जाती हैं, और नीचे का जो शहर है वो सुरक्षित बच जाता है। ठीक है, तो ये सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये तो करना ही करना था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। अब बताओ, इतना ऐसा इस लेवल का सवाल दे दिया, कुछ सवाल इतने कठिन दिए हैं कि किया तो गए, और कुछ सवाल ऐसे सरल हैं कि विश्वास नहीं होता कि ये भी कोई सवाल पूछा है। एसिडिक सोल्यूशन है pH मोर देन 7 एंड बेसिक सोल्यूशन है pH लेस देन 7। अम्लीय विलयन का pH 7 से अधिक और क्षारीय माध्यम का pH 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, मैं जब भी शुरू कर रहा था तो मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली आपको कहा था कि ये क्वेश्चन छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, उधर छोड़ दिए, इधर पकड़ लो, ये तो सारे के सारे होंगे ना, यही आपको कट ऑफ के बाहर ले जाएंगे। तो नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सब लोग को पता है, जो कोई चीज़ है पीएच अगर उसका वो न्यूट्रल है तो क्या होगा पीएच, सभी जानते हैं। उस चीज़ का पीएच हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, 7 से ज़्यादा पीएच हो जाता है, चीज़ कैसी होती है, एल्कलाइन। इसको आम भाषा में हम कह सकते हैं बेसिक। और 7 से कम होगा तो चीज़ कैसी हो जाएगी, एसिडिक। यानी अम्लीय चीज़ों का पीएच 7 से कम, क्षारीय चीज़ों का पीएच 7 से ज़्यादा, और जो न्यूट्रल है, उदासीन है, उसका पीएच क्या होता है, 0 होता है। पीएच स्केल, सॉरी 0 नहीं 7 होता है। पीएच स्केल एक से शुरू होगा और 1 से 14 तक जाता है। ठीक है, 0 नाम का पीएच, ये गलत है, पीएच किसी चीज़ का 0 नहीं होता है। ठीक है, पीएच स्केल 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 14 तक पीएच जाता है। सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक चीज़ का पीएच कितना होता है, दैट इज 1। 1 का मतलब है 100% डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। खैर उसमें नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इधर चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा, और इसमें देखेंगे अम्लीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है, गलत है। क्षारीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, ये भी गलत है, दोनों उल्टा होता है। तो इसमें से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन बी, दोनों ही गलत है। इजी क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये देखो कितना इजी आया है, वही ना कि 10% क्वेश्चन टफ दे दिए, 90% इजी दे दिए।
ठीक है, और वो 10% टफ वाले के कुछ चक्कर में 90% में जो हमने लीड हासिल की थी वहाँ से हम बाहर हो गए। सबको पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? सबको पता है, दही में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सबको पता है, अंगूर में मिलता है। और टार्ट्रिक टैमरिंड यानी कि इमली में मिलता है। ठीक है, तीसरा चीज़ है एसिटिक एसिड, ये हो गया दही में लैक्टिक एसिड। ठीक है, अंगूरों में कौन सा हो गया? टार्टरिक एसिड, अच्छा सोर्स है। तीसरा कौन सा है? दैट इज उन्होंने एसिटिक एसिड, जिसको हम आम भाषा में सिरका कहते हैं। भाई आलू में कब से सिरका मिलने लगा? आलू में कभी सुना है कभी सिरका? तो आलू में सिरका उरका नहीं मिलता, सिरका मिलता है, सिरका बनाना पड़ता है। ठीक है, बैक्टीरिया के जरिए बनाया जाता है। तो इसका मतलब है सिरका आलू में नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कौन सा सही जवाब सही हो जाएगा? लैक्टिक और टार्ट्रिक सही है और एसिडिक जो है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। कितना इजी था? बिल्कुल ही इजी सवाल है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आना नहीं आ रहा है तो फिर तैयारी में कमी है। आगे चलते हैं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, फिर से दे दिया। असर्शन और रीजन, कथन और कारण टाइप का सवाल है। वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन आर डिफरेंट, इसमें कौन सा ऐसा असर्शन है जो लोग नहीं जानते? पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज के समान थोड़ी होती है, अलग अलग होती है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो 110% सही बात है। ठीक है, असर्शन सही हो गया। अब बात आ रही है रीजन है, पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो कुछ तो अलग होगा जिसकी वजह से आवाज अलग आती होगी। गले में अगर हम बात करें वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड होती है, तो ये जो आपकी वोकल कॉर्ड है ये कहां पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है, जो इसे हम कहते हैं लैरिंग्स या हिंदी में कहते हैं स्वर यंत्र। तो पुरुषों में जो स्वर यंत्र या लैरिंग्स की लंबाई, वोकल कॉर्ड की लंबाई, वो करीब करीब 23 मिलीमीटर के आसपास होती है, 23 से 25 mm के आसपास होती है। महिलाओं में वोकल कॉर्ड जो होता है वो 20 mm का होता है, यानी कि थोड़ा सा छोटा वोकल कॉर्ड होता है। क्योंकि ये ट्यूब जो है महिलाओं में छोटी होती है, तो छोटी ट्यूब होने की वजह से वो हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति की आवाज निकालती है। उनके मुंह से हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलती है। आवाज की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी मधुरता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आवाज की फ्रीक्वेंसी उसकी मधुरता उतनी ही ज्यादा होती है, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसमें हार्शनेस या मोटाई उतनी ही ज्यादा होती है। तो चूंकि हाँ पुरुषों की आवाज लंबी पाइप से निकल रही है, इस वजह से थोड़ी सी मोटी होती है, इसकी पिच जो है वो कम होती है। महिलाओं की आवाज छोटी पाइप से निकल रही, लैरिंग से निकल रही, इसलिए इसकी पिच ज्यादा है या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये ज्यादा मधुर होती है। तो चलिए नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये इसका हो जाएगा असर्शन सही है और रीजन भी सही है, क्योंकि वोकल कॉर्ड की लंबाई दोनों में सेम अलग अलग है, पुरुषों की ज्यादा लंबी और महिलाओं की छोटी। तो दोनों अलग अलग होने की वजह से आवाज में ये अंतर आता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज दैट इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने, इसको करना है। नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ट्रैप वाला है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह का सवाल। ठीक है, बहुत ट्रैप वाला क्वेश्चन है, मेरी सलाह रहेगी मत करो। ठीक है, पूछा गया है 70 किलोग्राम के व्यक्ति में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए और में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। अब पद पढ़ा है तो आता है, नहीं पढ़ा तो लगाते रहेंगे अंदाजा। तो पहला है तांबा सबसे कम मिलता है, तांबे से ज्यादा लोहा मिलता है, लोहे से ज्यादा सोडियम मिलता है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम मिलता है। तो सही है 3, 4, 1 और 2। अब पढ़ा है तो आता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता है, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई डरने वाली बात नहीं, छोड़ने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 3, 4, 3, 4, 1, 2, दैट इज ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा सबसे कम और पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये सवाल नहीं छोड़ना है ही नहीं, इस तरह का सवाल तो सबको पता है, ये हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इवापोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट बॉडी हीट। कौन सी बड़ी नई बात बता दी कि पसीना जब बॉडी से वाष्पीकरण होता है पसीने का तो शरीर ठंडा हो जाता है, तो हर बच्चे को पता है, जीवन जिया है पसीने में। दूसरा क्या है रीजन है? गर्म दिन में हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता से परेशानी पड़ जाती है। तो ये भी तो भाई पता है कि जिस दिन उमस ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पसीना ठीक से निकल नहीं पाता है, बहुत गर्मी हो लगती है, बहुत दिक्कत होती है, एसी चलाना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही हो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
बस ये बच्चे कह देते कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना दिया था, बहुत कठिन था। हर असर्शन रीजन कठिन थोड़ी होता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। हर असर्शन रीजन कठिन नहीं होता है, पढ़ने में टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका हो जाएगा दैट इज ए एन आर बोथ आर। फिर समझता नहीं, केमिस्ट्री का पेपर 1 उठाते हैं, चैप्टर नंबर 1 उठाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको 2-3 चीज़ों के नाम से आमना सामना होता है, 2 नामों से तो आमना सामना होता ही है। पहला है आइसोटोप्स, दूसरा आइसोबर्स, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता है सर, तो इसका मतलब आपने अपने नोट्स उठा के पढ़े नहीं है, ठीक है। नोट्स का किताब भी कभी खोल के नहीं देखी है, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आइसोटोप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या कथन सही है। एटम विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। लो, किसके बता रहा है? कार्बन के आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये तो डिस्कस करने वाला भी क्वेश्चन नहीं, लगभग हर बच्चे को पता है, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन के समस्थानिक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, किसी भी तत्व को लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए कोई तत्व है एक्स, उसके नीचे पहले इधर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा जाएगा, और ऊपर इस जगह पे लिखा जाएगा एटॉमिक वेट। जैसे कि यूरेनियम 92,235, तो भाई 92 क्या है? 92 हो गया एटॉमिक नंबर, और 235 क्या है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जितना प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक वेट क्या होता है? प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, वो हो गया एटॉमिक वेट। क्या कह रहा है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। आइसोटोप्स होते क्या है भैया? वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। और जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग और एटॉमिक वेट सेम होते हैं उनको आइसोबार्स कहते हैं, समस्थानिक, समभारी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, ये पहली बात तो है समस्थानिक के 3 समस्थानिक है, तीनों के एटॉमिक नंबर 1 है, तीनों के एटॉमिक नंबर समान है, 1-1-1, ठीक है। एटॉमिक वेट तीनों के 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3। मैंने कहा था एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन। देखो इसमें कितना प्रोटॉन? 1, इसमें कितना? 1, इसमें कितना? 1, इसलिए तीनों के एटॉमिक नंबर कितने? 1-1। एटॉमिक वेट मैंने बताया क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ कितना? न्यूट्रॉन है ही नहीं। एटॉमिक वेट जितना 1, एटॉमिक वेट भी कितना? 1, दोनों बराबर। यहाँ एक न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन एक ही है, ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक है इसलिए एटॉमिक नंबर 1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, कितना हो गया? 2। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 1, एटॉमिक नंबर 1। प्रोटॉन 1 और 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट कितना हो गया? 3, है ना इजी। और तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक हैं? आइसोटोप्स हैं। इन्हें कहते हैं हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स या समस्थानिक हैं। तो जो अभी हमारा क्वेश्चन था, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान, सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन, कार्बन के नहीं है। कार्बन का होता है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। आइसोटोप्स के में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और बाकी दूसरा वाला गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज केवल 1, केवल 1 नंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस पे भाई ध्यान रखो, इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स में वेव वाला चैप्टर है, यूनिट है, वहां पे पढ़ाया जाता है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे घटेगी। दोनों में विलोम संबंध है, या दूसरे शब्दों में वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इसके बारे में बात कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, सीधा सा है कि एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक तरफ होती है गामा वेव और दूसरी तरफ होती है आपकी रेडियो वेव्स, और वो स्पेक्ट्रम हर बच्चे को रटा होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी की खास बात, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, देखिएगा, E इक्वल टू होता है एच न्यू,
एच कांस्टेंट है, या ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। कहने का मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो 4 वेव्स हैं, सब में अगर आपकी बॉडी पर पड़ जाए कौन सी, गामा रेस, तो बॉडी तुरंत जल जाएगी, कैंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी क्या है इसमें। उसके बाद किसका नंबर आएगा, बॉडी को भेद कर आर पार चली जाएगी, लेकिन जल्दी से कैंसर नहीं कॉज करेगी, हड्डियों को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन आप कहते हैं ना मांस को क्रॉस कर जाती, इसलिए एक्सरे ले पाते हैं। तो गामा रेस के बाद दूसरी सेफ रेस कौन सी है, एक्सरे। एनर्जी इतनी तो है कि बॉडी को भेज जाए, लेकिन हड्डी वगैरह भेद नहीं पाती, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर गई। फिर आती है कौन सी रेज है जिसकी वजह से स्किन काली पड़ जाती है, एक्सरे। एक्सरे से कम ताकत वाली, लेकिन बाकी रेज से ज़्यादा ताकत वाली। तो नंबर 1 पे गामा, फिर एक्सरे, फिर आएगी अल्ट्रावायलेट, और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, दैट इज रेडियो वेव्स। और इस तरह से हमारा स्पेक्ट्रम बन के तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा रे की, इसलिए इसकी वेवलेंथ दिखाई पड़ रहा है कम। वेव की लेंथ, दो वेव के बीच की दूरी क्या है, कम। और रेडियो वेव्स जो है आपकी, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी हो गई कम तो वेवलेंथ हो गई ज़्यादा। तो सबसे पहले गामा रे, गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उससे कम एक्स रे, उससे कम आपकी आ जाएगी अल्ट्रावायलेट, और सबसे लास्ट में आ जाएगी आपकी रेडियो वेव्स। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर 1 गामा, फिर 4 एक्सरे, फिर पराबैंगनी दैट इज 2, और फिर 3, 1 4 2 3, और 1 4 2 3 आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इसका सही जवाब होगा। तो जब हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस को देखा, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि साइंस में जितने भी क्वेश्चन करीब 18 सवाल के आसपास पूछे गए, 18-19 सवाल क्वेश्चन पूछे गए। 18-19 सवाल में 2-3 सवालों को अगर हटा दें, कलेजे पे पत्थर डाल रखकर कि भाई ये 2-3 सवाल हम नहीं करेंगे, इसमें रिस्क नहीं लेंगे, तो भी आप 18 में से अगर 3 को भी हटा देते हैं तो 16 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाते हैं ना, 15-16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करीब करीब, जो कि आपको आते ही आते होने चाहिए। नहीं तैयारी फिर किस बात की, जो कि आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब होता गया कि 15 क्वेश्चन हमने किए, 1-2 क्वेश्चन गलती से गलत हो जाते हैं, तो आप ड्रॉप होकर गिर गए, कहाँ पर आ गए, 15 में से 2 चले गए 13। उधर उधर टफ वाले भी क्वेश्चन 3-4 जो गलत करके आए थे, जो नहीं करने चाहिए, तो वो भी जोड़ लिए, तो 10 के नीचे भी चले गए, 50% के नीचे चले गए। जब 50% के नीचे चले गए, कट ऑफ से बाहर। तो सारा खेल क्या है कि जो फालतू के सवाल हैं, ट्रैप वाले क्वेश्चन, उनसे बच जाओ, बाकी तो इधर निकल ही आओगे, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को, इस पेपर जो है अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी है तो सबके लिए इजी है। इजी है तो मेरिट ऊपर चली जाएगी, कट ऑफ ऊपर भाग जाएगी, टफ है तो कट ऑफ नीचे भाग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो जो मामला क्या है कि कौन दिमाग ठंडा रखकर ये समझ पाए कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है। तो अपना दोस्त खुद बनो, अपना मित्र, सबसे ज़्यादा बड़े मित्र आप स्वयं हैं, क्योंकि कितनी भी कोई बात समझा ले, कैसा भी कर ले, कुछ भी कर लो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो जो वक्त होता है और उस पर जो इतने सारे सवाल, अभी तक हम लोग तो साइंस के क्वेश्चंस के फ्रेमवर्क में बात कर रहे थे। अच्छा ऐसा ऐसा है, फ्रीक्वेंसी ब्रेन की वैसे हो गई। अभी सोचो, अभी 2 क्वेश्चन साइंस के आ गए, फिर 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आ गए, फिर 2 इन्वायरमेंट के आ गए, फिर उसके बाद इकोनॉमी के आ गए, फिर से साइंस का आ गया। तो ब्रेन जो है हर सब्जेक्ट का फ्लेवर अलग होता है, स्विच करना पड़ता है। तो ये आप नंबर ऑफ जो PYQ होते हैं, PYQ लगाइए। उसके अलावा जो है यही जो काम है आपको किस में मिलता है, टेस्ट सीरीज में। ढेर सारी टेस्ट सीरीज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाइए, PYQ लगाइए, अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और हमेशा जो है ये 15 सवालों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करिए। 100 आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चन की तैयारी करने के चक्कर में जाता है, अटेम्प्ट करने के साथ चक्कर में जाता है, तो हमेशा पेपर ऐसा बनाया जाता है कि वो आदमी जो है हमेशा एलिमिनेट होकर ही बाहर निकलता है, ठीक है। कभी भी आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्री में हो गया तो मेंस में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के, क्योंकि पेपर में निगेटिव मार्किंग, अगर निगेटिव मार्किंग को हटा दें तो सब करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं थी, सारे के सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करते थे, लेकिन जैसे निगेटिव मार्किंग आती है, आपको थोड़ा सा गाड़ी में ब्रेक को कस के पकड़ना चाहिए, ठीक है। और जिसने ब्रेक लगा लिए सही टाइम पर, सही सही जगहों से ब्रेक लगा के निकाल गया, वो जो है मेंस की को राइट करने के लिए अपनी तैयारी अब शुरू कर चुका होगा। और जिसने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई थी, तो उसे पता चला कि वो जहाँ गया था वहाँ पे तो गड्ढे थे और बहुत चोट लगी है, ठीक है। तो
इस तरह से बहुत संभल के तैयारी करने की ज़रूरत है। हमें पता है हमारे पास सेफ क्वेश्चंस का एक ऐसा बैंक है जहाँ पर गलती होने की संभावना कम है और केवल उतना बैंक पढ़ने से ही हमारा सिलेक्शन बहुत ही आसान। कट ऑफ ही तो क्लियर करना है, कौन सा फर्स्ट आना है कि 200 150 में से 150 क्वेश्चन लगाने, नहीं लगाने 150 में से 150, ठीक है, कम लगाएंगे, टफ वाले क्वेश्चन सब छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तब भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आसानी से ठंडे दिमाग से करिए और मल्टीपल रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब चीज़ आप पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, 900 मिलियन था कि 950 मिलियन था, लेकिन जब उसी चीज़ को लिख लेते हैं तो फिर वो कन्फ्यूज़न लिख लेते हैं, एग्ज़ाम से पहले एक बार आपकी नज़र से होकर गुजर जाती है, तो फिर उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करिए, जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी हेल्प की, हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा जियोग्राफी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो जियोग्राफी में भी देखेंगे, तो इस बार जो है बाकी के सेक्शंस ने हमें बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, केवल इस बार जो बेड़ा पार किया है वो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ने काफ़ी हद तक हमें संभालने की कोशिश की, ठीक है। तो हर पेपर में कुछ सेक्शन को टफ किया जाता है, कुछ सेक्शन को ईजी किया जाता है। ओवरऑल पेपर जो है हमेशा ऐसा बनता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा और ठंडे दिमाग वाला बच्चा वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जियोग्राफी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।